Hello students, I am Monica Bansal. Today we are going to discuss plant breeding. Which content we will discuss in plant breeding? Definition of plant breeding, importance of plant breeding, steps involved in plant breeding, green revolution, and then we will discuss somatic hybridization, and then method of plant breeding for disease resistant. 5 methods we will discuss, and at last we will discuss ways of plant breeding for developing resistance to insect and pest. First of all we will discuss what is the definition of plant breeding. Plant breeding क्या होता है बच्चे? प्लांट ब्रीडिंग एक साइंस है, एक आर्ट है. इसमें हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं उनकी जेनेटिक मेकअप को चेंज करके, मॉडिफाई करके, यानी कि उनके जीन को इम्प्रूव करके, उनके क्रोमोसोम को इम्प्रूव करके हम ऐसे प्लांट्स बनाते हैं जो हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट दे सकें. ठीक है जी. सो ये सारी प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस होती है. इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, डेफिनेटली जो प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू प्लांट्स बनेंगे वो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड होंगे, इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ होंगे और हमें बेनिफिट देंगे, इकोनॉमिकली भी अच्छे प्राइस पे मार्केट में सेल होंगे वो. ठीक है जी. सो एग्रीकल्चर पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी अच्छी एग्रीकल्चर होगी, जितना अच्छा फ्रूट होगा, उतनी हमें मार्केट वैल्यू ज़्यादा मिलेगी क्रॉप्स की. नेक्स्ट उसने कहा है कि इम्प्रूव्ड कल्टीवार इज़ मोस्ट इकोनॉमिकली तो हमें बेनिफिट है ही, एज आई हैव टोल्ड यू. लीस्ट लेबरेज का क्या मतलब है कि इसमें लेबर की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, मेहनत की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती. जैसे हम जस्ट एग्रीकल्चर करते हैं वैसे ही हमें प्लांट ब्रीडिंग की प्रोसेस करनी होती है. सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन प्लांट ब्रीडिंग. सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, कि अलग अलग तरह के प्लांट्स हम कलेक्ट करते हैं जिसमें सारे तरह के डिज़ायर्ड करेक्टर जो हम चाहते हैं कि हमारी क्रॉप में हो, डिज़ायर्ड करेक्टर, वो सारी तरह के डिज़ायर्ड करेक्टर उस प्लांट में होने चाहिए. सो अलग अलग तरह की स्पीशीज़, अलग अलग तरह की वैरायटी हम प्लांट की कलेक्ट करते हैं. सो जर्म प्लाज्म कलेक्शन की डेफिनेशन दी हुई है इसमें. व्हाट इज़ जर्म प्लाज्म कलेक्शन? उसने कहा है कि एक क्रॉप में जितने भी जीन होते हैं उसके सारे अलग अलग तरह के एलील्स को, उसके ग्रुप को, उसकी कलेक्शन को क्या बोलते हैं, जर्म प्लाज्म कलेक्शन. सो हम चाहते हैं कि हमारी क्रॉप में हर तरह के जीन, हर तरह की करैक्टर इन्वॉल्व हो, वो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हो, उसकी फ्रूट भी अच्छे आए, क्वालिटी भी अच्छी है उन फ्रूट्स की, क्वांटिटी भी अच्छी आए. सो ये सारे करैक्टर्स, अच्छे अच्छे करैक्टर्स हम अपनी क्रॉप में चाहते हैं. सो हम कैसे कर सकते हैं कलेक्शन? इस तरह की 2 तरह से हम कलेक्शन कर सकते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन से या एक्स सीटू कंजर्वेशन से. इन सीटू कंजर्वेशन मतलब हम जंगल में जा सकते हैं, नेचुरल रिजर्व्स में जा सकते हैं हम, और वहाँ से हम अपने प्लांट्स लेके आ सकते हैं. या फिर एक्स सीटू से हम किसी भी बॉटनिकल गार्डन से, सीड बैंक से वो प्लांट्स मांग सकते हैं. ये जीन प्लाज्म कंजर्वेशन के मेथड भी हैं. इन सीटू कंजर्वेशन, बहुत सारे फॉरेस्ट, नेचुरल रिजर्व में बहुत सारे प्लांट्स कंजर्व हैं, और एक्स सीटू कंजर्वेशन बॉटनिकल गार्डन और सीड बैंक में भी बहुत सारे प्लांट कंजर्व हैं. इन दोनों कंजर्वेशन से हम अपनी अलग अलग वेराइटी के प्लांट कलेक्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि अलग अलग तरह के प्लांट को हमने कलेक्ट करना जिसमें सारी तरह के करैक्टर, सारी तरह की क्वालिटीज़ जो हम चाहते हैं वो हों. सो नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. कि जितने भी हमने प्लांट्स कलेक्ट करे थे उसमें देखना कि उन प्लांट्स में वो डिज़ायर करेक्टर हैं भी या नहीं, तो उनको टेस्ट करना. जिन जिन प्लांट्स में वो डिज़ायर्ड करेक्टर होंगे उनको अलग से सिलेक्ट करके रखना और उनको सेल्फ पॉलिनेट करते जाना. सेल्फ पॉलिनेट करना क्यों ज़रूरी है बच्चे? ताकि हम सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू प्योर लाइन जो हैं वो हम अचीव कर सकते हैं, होमोजाइगोसिटी अचीव कर सकते हैं. सो वो होमोजाइगस प्लांट, प्योर लाइन प्लांट है, हम उसको सिलेक्ट करके एक साइड पे रख लेंगे. थर्ड स्टेप क्या है इसका, हाइब्रिडाइजेशन. जिस भी प्लांट में डिज़ायर्ड पेरेंट प्लांट में हमने एक मेल प्लांट ले लिया और एक फीमेल प्लांट ले लिया जिसमें डिज़ायर्ड करेक्टर होंगे. ठीक है जी. उसको मेल पेरेंट को जो उसमें से क्या ले लिया हमने, पोलन ग्रेन ले लिए. उन पोलन ग्रेन को हमने डस्ट करना है, स्प्रिंकल करना है पोलन ग्रेन को. कहाँ पे स्प्रिंकल करना है? जो हमने फीमेल प्लांट सेलेक्ट करा था उसके स्टिग्मा के ऊपर. जब पोलन ग्रेन फीमेल प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर क्या हो जाएंगे, स्प्रिंकल हो जाएंगे, तो अपने आप वो पोलन ट्यूब बना के आगे प्लांट रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन. नेक्स्ट क्या है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकम्बिनेंट. अब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, पूरे के पूरे सीड, फ्रूट्स वगैरह बन जाएंगे, प्लांट बन जाएंगे. अब हमने प्रोजनी को देखना है कि वो प्रोजनी हाइब्रिडाइजेशन के बाद, जो क्रॉसिंग के बाद प्रोजनी बनी है, क्या उसमें डिज़ायर्ड करेक्टर है
या नहीं। अगर उसमें डिज़ायर्ड करैक्टर हैं तो क्या करेंगे, हम उसको सेपरेट कर देंगे, और जो अगर उसमें डिज़ायर्ड करैक्टर नहीं है तो हम उसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। अब प्रोजनी को भी कई सेवरल जनरेशन तक हम क्या करते जाएंगे, सेल्फ पॉलिनेट करते जाएंगे, जिसमें डिज़ायर्ड करैक्टर होंगे। क्यों सेल्फ पॉलिनेट करते जाएंगे? सेल्फ पॉलिनेशन करने का हमारा एक ही पर्पस होता है बच्चे, कि प्लांट्स को प्योर लाइन बना सकें, होमोजाइगोसिटी क्रिएट कर सकें प्लांट्स में। सो सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ज़रूरी है। लास्ट स्टेप क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद हमें क्या मिल गई, एक होमोजाइगस प्लांट की प्रोजेनी मिल गई। अब उनको फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। किस में टेस्ट करेंगे? अलग अलग फील्ड में टेस्ट करेंगे, खेत में टेस्ट करेंगे, अलग अलग टेम्परेचर में, अलग अलग लोकेशंस में कंट्री की, कि इस सीज़न को, अलग अलग डिफरेंट सीज़न में, कि इस सीज़न को कंट्री की इस लोकेशन में ये प्लांट ग्रो हो सकता है कि नहीं। 3 डिफरेंट सीज़न में हमें क्या करना होता है, टेस्ट करने होते हैं प्लांट को, और अलग अलग 3 लोकेशन पे हमें कंट्री की सिलेक्ट करनी होती है कि इस लोकेशन पे ये प्लांट ग्रो हो सकता है इस सीज़न में या नहीं। अगर वो सक्सेसफुली ग्रो हो सकता है तो हम उसको कमर्शियलाइजेशन कर देते हैं। कमर्शियलाइजेशन का क्या मतलब है, मार्केट में सेल कर देते हैं फिर उस प्लांट को। सो ये सारे स्टेप्स थे प्लांट ब्रीडिंग के। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है कि जब बहुत ही ज़्यादा व्हीट और राइस की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। कैसे इंक्रीज़ होती है व्हीट एंड राइस फूड प्रोडक्शन, कैसे इंक्रीज़ होती है, डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्रीज़ में बाय एग्रीकल्चर टेक्निक्स। बहुत सारी मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं जिससे व्हीट, राइस या फूड की प्रोडक्शन में एकदम इंक्रीज़ आ जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स में व्हीट एंड राइस हैं जो 1960 की ईयर्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। व्हीट और राइस ट्रेमेंडसली इंक्रीज़ हुई। ट्रेमेंडसली का क्या मतलब है, एकदम से उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। ठीक है जी। सो सोनालिका और कल्याण सोना 2 हाइब्रिड वेराइटी थी व्हीट की इंडिया में। नेक्स्ट सेमी ड्रॉप व्हीट वेराइटीज़ कौन सी थी, IR 86। ये सारी व्हीट वेराइटीज़ थी जिनकी प्रोडक्शन एकदम से इंक्रीज़ होगी। हाइब्रिड वेराइटीज़ थी, हमने कैसे बनाई थी, ये प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस से बनाई थी। उसके अलावा जया और रत्ना जो थी वो क्या थी, सेमी ड्वार्फ राइस वेराइटीज़ थी। इनकी प्रोडक्शन भी एकदम से क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और सारी वेराइटीज़ ग्रीन रेवोल्यूशन में कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट क्या है बच्चे, शुगर केन की है वेराइटी। 2 वेराइटीज़ हैं बच्चे शुगर केन की, 2 स्पीशीज़ हैं। एक है सैक्रम बारबेरी और दूसरी है सैक्रम ऑफिसिनेरम। जो सैक्रम बारबेरी है वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो होती है, और जो सैक्रम ऑफिसिनेरम है वो साउथ इंडिया में ग्रो होती है। बट सैक्रम ऑफिसिनेरम की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है कि इसकी शुगर केन की स्टेम भी बहुत थिक होती है और इसकी शुगर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा हायर होती है। पर इसकी एक डिसएडवांटेज है, नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं हो सकती। सो हमें अब एक ऐसी शुगर केन की वैरायटी चाहिए जो नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो हो और जिसकी थिकर स्टेम हो और जिसकी शुगर कंटेंट भी हाई हो। तो हमने क्या किया, सैक्रम बारबेरी और सैक्रम ऑफिसिनेरम को दोनों को हाइब्रिडाइज कर दिया, क्रॉस करवा दिया, जिससे हमें एक ऐसी शुगर केन की वैरायटी मिली जो कि नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो हो सकती थी और जिसकी थिकर स्टेम थी और शुगर कंटेंट भी क्या था, ज़्यादा था। नेक्स्ट मिलेट्स की हमने वैरायटी बनाई, हाइब्रिड मेज़, ज्वार, बाजरा, ये सारी प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू बनी है। उसके बाद कहता है हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैं और वाटर स्ट्रेस टॉलरेट कर सकती हैं। वाटर स्ट्रेस टॉलरेट करने का क्या मतलब है कि लेस वाटर कंडीशन में भी ये वेराइटीज़ क्या कर सकती हैं, सर्वाइव कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं। तो ये सारी ग्रीन रेवोल्यूशन की थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। मुझे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये भी प्लांट ब्रीडिंग का एक टेक्निक है बहुत अच्छी। इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट के सेल्स लेते हैं, 2 अलग अलग पेरेंट प्लांट के स्पीशीज़ के अलग अलग पेरेंट के प्लांट के सेल्स लेते हैं और उसके बाद उसकी सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं, सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देते हैं एंजाइम्स के साथ, और सिर्फ क्या रह जाता है अंदर का, प्रोटोप्लाज्म। और उन प्रोटोप्लाज्म को क्या करते हैं, फ्यूज़ कराते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। और जो सेल बनता है, रिजल्टेंट सेल बनता है, उसको क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिड। डायग्रामेटिकली मैंने समझाया, ये देखो प्लांट सेल लिया पहले हमने, प्लांट सेल की सेल वॉल को हमने डाइजेस्ट करा दिया। कौन कौन से एंजाइम से कराया डाइजेस्ट, सेलुलेज, पैक्टिनेज, इन सब से हमने सेल वॉल ख़त्म करवा दी और सिर्फ प्रोटोप्लास्ट रह गया प्लांट सेल का। ऐसे ही हमने 2 पेरेंट प्लांट लिए, एक पेरेंट प्लांट ए लिया और दूसरा पेरेंट प्लांट बी लिया। ऐसे ही पेरेंट प्लांट का एक प्रोटोप्लास्ट निकाल दिया, पेरेंट प्लांट बी का भी प्रोटोप्लास्ट निकाल दिया और उन दोनों को प्रोटोप्लास्ट को क्या करना चाहा, फ्यूज़ करना चाहा। कौन से केमिकल में फ्यूज़ करना चाहा, PEG। PEG की फुल फॉर्म क्या है बच्चे,
पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, ये पीजी की फुल फॉर्म है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। इस केमिकल के प्रेजेंस में हमने दोनों प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज़ करना चाहा। सबसे पहले तो प्रोटोप्लाज्म आउटर तरफ से फ्यूज़ हो गए, एक्सटर्नली फ्यूज़ हो गए, सेल फ्यूज़न हो गई। उसके बाद जब उनके प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो गए तो धीरे धीरे उनके न्यूक्लियर भी फ्यूज़ होने लगे और लास्ट में एक सोमैटिक हाइब्रिड सेल बन गया। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे इसकी एग्जांपल बताती हूँ मैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से हमने एक पोटैटो को और एक टोमेटो, दोनों स्पीशीज़, देखो दोनों कितनी डिफरेंट है, एक पोटैटो है और एक टोमेटो है, दोनों अलग अलग स्पीशीज़ हैं, अलग अलग इनके जीनस भी अलग अलग हैं। तो इन दोनों को हमने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से क्या किया? हाइब्रिडाइज किया और एक नई ही जीनस बना दी जिसको क्या बोलते हैं? पोमैटो। यहाँ पे इनके साइंटिफिक नेम भी है। पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है? सोलानम ट्यूबरोसम, और टोमेटो का साइंटिफिक नेम क्या है? लाइकोपर्सिकन स्केलेंटम। और नई स्पीशीज़ बन गई जो हाइब्रिड बन गई, उसको क्या बोलते हैं? पोमैटो। सोलेनोपर्सिकन, ये नई जीनस बन गई इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन से। सो इस तरह सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से हमें बहुत सारी नई स्पीशीज़ मिलती हैं प्लांट्स में। बहुत यूज़फुल टेक्निक है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट बच्चे हम डिस्कस करेंगे अलग अलग मेथड कि हम कैसे डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस कर सकें, ऐसे प्लांट प्रोड्यूस कर सकें जो किसी भी डिजीज़ में सर्वाइव कर सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं और वो उन डिजीज़ का उन प्लांट्स पे कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ता। सो सबसे पहली टेक्निक क्या है? कन्वेंशनल ब्रीडिंग की। कन्वेंशनल ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं? बहुत सिंपल है कि सबसे पहले तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं वो प्लांट, डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट सिलेक्ट कर लेते हैं कि जैसे एक खेत में बहुत सारे प्लांट लगे हैं, हम उसमें सिलेक्ट करने की कौन कौन से प्लांट को डिजीज़ नहीं लगी हुई, वो सारे प्लांट को इकट्ठे कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो सिलेक्टेड पेरेंट प्लांट हैं उनको क्या कर लेते हैं? क्रॉस करवा लेते हैं, मेट करा लेते हैं। थर्ड स्टेप क्या है? मेटिंग के बाद सुपीरियर हाइब्रिड, उनके जो हाइब्रिड निकलते हैं उसको भी हम कौन सा सुपीरियर वन है उसको सेलेक्ट करते हैं। अब जो सुपीरियर हाइब्रिड को हमने सेलेक्ट किया है, फिर उसको हाइब्रिड को क्या करते हैं? हम टेस्ट करते हैं कि क्या इसमें डिजीज़ रेजिस्टेंट क्वालिटी है, इस पर डिजीज़ का कोई असर तो नहीं पड़ रहा। सो उसमें से भी सुपीरियर वैरायटी वाला जो हाइब्रिड है वो हम टेस्ट करके और उसको हम नई वैरायटी में क्या कर लेते हैं? एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोड्यूस कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं नई वैरायटी कि जिसपे डिजीज़ रेजिस्टेंट क्वालिटी होती है। सो ये सारे स्टेप हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग के। नेक्स्ट क्या है? म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग में क्या होता है कि अगर किसी भी प्लांट वैरायटी को डिजीज़ लगी तो हम डिजीज़ को रेजिस्ट कर सकते हैं, रेजिस्टेंट वैरायटी को क्या कर सकते हैं? हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उसमें म्यूटेशन इंड्यूस करा के। अलग अलग तरह का ये मेथड है कि कैसे हम उसमें म्यूटेशन इंड्यूस करा सकते हैं। म्यूटेशन क्या होता है? उसके जेनेटिक मेकअप को चेंज करके हम उसमें डिजीज़ रेजिस्टेंट क्वालिटी क्या कर सकते हैं? इनकलकेट कर सकते हैं। कैसे हम म्यूटेशन इंड्यूस कराते हैं बच्चे? अलग अलग तरीके हैं। बहुत सारे केमिकल के थ्रू हम उसके जीन सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं या रेडिएशंस के थ्रू हम जीन सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। सो ऐसे केमिकल और रेडिएशन से जब जीन सीक्वेंस चेंज हो जाता है और जो नया प्लांट बनता है और नया म्यूटेटेड प्लांट बनता है, वो डेफिनेटली उसमें क्या होती हैं? डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन होते हैं और हमें उसमें से उस प्लांट को सिलेक्ट करके ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट उसने कहा है कि 1920 में जो है म्यूटेशन या म्यूटेशनल ब्रीडिंग की जो प्रोसेस है एकदम से इंक्रीज़ हो गई। क्यों म्यूटेशन ब्रीडिंग? उसने बोला है कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद, वर्ल्ड वार सेकंड में क्या हुआ था? न्यूक्लियर एज के टेक्निक डेवलप हुए थे बहुत सारे, तो उसमें प्लांट्स को अलग अलग रेज, अलग अलग रेडिएशंस के थ्रू हमने एक्सपोज किया। कैसे? गामा रेज के से एक्सपोज किया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल से एक्सपोज किया और उन प्लांट्स में अलग अलग तरह की म्यूटेशन आई। और केमिकल्स के थ्रू भी हमने म्यूटेशन इंड्यूस करी प्लांट्स में। कौन कौन से केमिकल के थ्रू म्यूटेशन इंड्यूस करी? सोडियम एजाइड, इथाइल मिथेनोसल्फोनेट, ये सारे केमिकल्स लिए हमने जो कि प्लांट्स में म्यूटेशन कर सकते थे और प्लांट को डिजीज़ रेजिस्टेंट बना सकते थे उसके जेनेटिक मेकअप को क्या करके? चेंज करके। थर्ड टेक्निक कौन सी है? डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट बनाने की, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बेटा स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम पेरेंट्स को क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। कौन से पेरेंट्स को सिलेक्ट करना है हमने? जिसमें डिजीज़ रेजिस्टेंट क्वालिटी, डिजीज़ रेजिस्टेंट करैक्टर है, उस पेरेंट्स को सिलेक्ट कर लिया। पेरेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद हम उसको क्या करेंगे? सेल्फ पॉलिनेट। मैंने आपको पहले भी बताया कि सेल्फ पॉलिनेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे सेल्फ पॉलिनेशन से क्या आ जाती है? प्लांट्स में होमोजाइगोसिटी, एक प्योर लाइन आ जाती है। ठीक है जी। थर्ड स्टेप क्या है? इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का क्या मतलब है कि जो हमने फ्लावर लिया है एज अ फीमेल पेरेंट प्लांट लिया है, फीमेल पेरेंट प्लांट में हम सारे के सारे एंथर रिमूव कर देंगे।
उनकी मैच्योरेशन से पहले ही सारे एंथर रिमूव कर देंगे। अभी उसने पोलन ग्रेन शेड नहीं करे, कोई पोलन ग्रेन उन्होंने शेड नहीं करा, रिमूव नहीं करा। सो अभी हमने पहले ही सारे एंथर क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। यानी कि उस फीमेल पेरेंट प्लांट में सिर्फ क्या रह जाएगा, हमारे पास कार्पल रह जाएगा। इस प्रोसेस को, एंथर को रिमूव करने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। फोर्थ स्टेप क्या है, अब हमने सारे एंथर रिमूव कर दिए। अब जो फीमेल पेरेंट प्लांट था उसके स्टिग्मा के ऊपर प्लास्टिक का बैग या कोई कपड़े का बैग है जो वो बांध दिया, ताकि किसी और तरफ से हवा के थ्रू या पानी के थ्रू पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा पे ना आए। सो उसको बैगिंग कर दी। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, बैग बांधने को बैगिंग बोलते हैं। और उसके बाद टैगिंग और लेबलिंग करते हैं। प्रॉपर मेल पेरेंट प्लांट की, फीमेल पेरेंट प्लांट की लेबलिंग करते हैं कि ये कौन सी जीनस है, इसकी कौन सी स्पीशीज़ है, कौन से टाइम में हमने इसको क्या करा, इसकी इमैस्कुलेशन करी, कौन से टाइम में हमने इसकी बैगिंग करी। सो ये सारी चीज़ें उस लेबल पे लिखनी होती है। फिफ्थ स्टेप क्या है, क्रॉसिंग। अब जब मेल प्लांट जो हमने सेलेक्ट किया उसके एंथर मैच्योर हो गए, फीमेल प्लांट जो हमने सेलेक्ट किया उसका कार्पल, स्टिग्मा वगैरह सब कुछ मैच्योर हो गया कार्पल, तो हम क्या करते हैं, कार्पल के स्टिग्मा से वो बैग हटाते हैं और अपने जो सेलेक्ट की हुई मेल पेरेंट प्लांट हैं उसके पोलन ग्रेन, उसके एंथर से पोलन ग्रेन निकालते हैं और उसके स्टिग्मा पे क्या कर देते हैं, फीमेल पेरेंट प्लांट के स्टिग्मा पे डस्ट कर देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं। और फिर उसके बाद उस स्टिग्मा को बैग से टाई कर देते हैं, बांध देते हैं बैग से, ताकि और कोई पोलन ग्रेन उस पर ना आके गिर सके। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग। क्रॉसिंग हो जाती है। क्रॉसिंग होने के बाद हम टाइम देते हैं थोड़ा सा, कुछ टाइम बाद सीड बनना शुरू हो जाता है। आफ्टर मैच्योरिटी हम सीड कलेक्ट कर लेते हैं, अच्छे क्वालिटी के सीड को, जो इसमें हम पूरी तरह से कंफर्म है कि बढ़िया क्वालिटी के सीड्स है, इसमें डिजीज़ रेजिस्टेंट क्वालिटी है, उनको सेपरेट करते हैं। उनको अलग अलग सीजन्स में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अलग अलग कंट्री की लोकेशन में हम ग्रो करके देखते हैं और उसके बाद जो सिलेक्टेड प्लांट है उसकी कमर्शलाइजेशन कर देते हैं बच्चे। सो ये टेक्निक है हाइब्रिडाइजेशन की, जो हम डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक कौन सी है, सोमा क्लोनल वेरिएंट्स। सोमा क्लोनल वेरिएंट्स का क्या मतलब है बच्चे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोमा क्लोनल। सोमा क्लोनल मीन इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स के ग्रुप को सोमा क्लोन्स बोलते हैं। वेरिएंट्स का क्या मतलब है कि इनमें कुछ वेरिएशन होती है, नॉर्मल सेल से इसमें कुछ वेरिएशन होती है। कैसे टेक्निक यूज़ करते हैं मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम बढ़िया क्वालिटी का क्या लेते हैं, प्लांट लेते हैं, प्लांट का एक्स प्लांट निकालते हैं। एक्स प्लांट आई हैव डिस्कस इन टिश्यू कल्चर वीडियो। टिश्यू कल्चर वीडियो में मैंने बताया था कि एक्स प्लांट क्या होता है। प्लांट का कोई भी छोटा सा पार्ट जो हम सेपरेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम एक्स प्लांट बोलते हैं। और एक्स प्लांट से क्या बना लेते हैं, हम कैलस बना लेते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल बना लेते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल बना लेते हैं कैलस, और कैलस को मल्टीप्लाई होने देते हैं कल्चर मीडियम में। इधर हमने जिस पैथोजन से डिजीज़ हो रही है उस पैथोजन को भी हमने ग्रो करना है कल्चर में। जब हम कल्चर में ग्रो करेंगे वो पैथोजन क्या एक्सक्रीट करेगा, टॉक्सिन। उन टॉक्सिन को, उस जहर को हमने आइसोलेट कर लेना है। उसके बाद हमने एक सेपरेट क्या लेनी है, पेट्री डिश लेनी है, सेपरेट कल्चर तैयार करना है। उस न्यूट्रिएंट मीडियम में, उस कल्चर मीडियम में हमने टॉक्सिन डालने हैं और कुछ कैलस के पीसेस डाल देने हैं, कैलस के सेल डाल देने हैं। अब हमने वेट करना है। उस टॉक्सिन को कुछ कैलस के सेल जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं, सारे के सारे मोस्टली 50, 60, 70% मर जाएंगे वो कैलस के सेल, क्योंकि टॉक्सिन होगा उसमें। बट कुछ सेल 20, 25, 30% सेल जो है वो उसमें टॉलरेट होंगे। हमने उन सेल को, टॉलरेंट सेल को आइसोलेट कर लेना है। आइसोलेट करने के बाद उस कल्चर मीडियम से बाहर निकाल के एक नए कल्चर मीडियम में हमने क्या करना है, ग्रो करना है, उसको मल्टीप्लाई होने देना है टिश्यू कल्चर टेक्निक से। उसके बाद रीजनरेशन प्रोसेस, उसकी सेल्स की क्या होगी, धीरे धीरे ग्रो होंगे, फिर वो नया कैलस बनेगा, फिर उसमें हम रूट और शूट जो है ऑर्गन रीजनरेट करेंगे और धीरे धीरे वो एक नया छोटा प्लांटलेट बन जाएगा। उसके बाद हमने इन विवो स्क्रीनिंग करनी। इन विवो का क्या मतलब बताया था मैंने कि नेचुरली स्क्रीनिंग करनी है, कि पोट में लगा के या खेत में लगा के उन प्लांट्स को, कि इस पर उस डिजीज़ का कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, उस पैथोजन का कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा। अगर वो रिज़ल्ट क्या आता है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उनका, वो प्लांट डिजीज़ रेजिस्टेंट बन चुके हैं, तो उसके बाद हमने उसको एग्रोनोमिक ट्रायल करना है। एग्रोनोमिक ट्रायल मतलब अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग सीज़न में उनको ग्रो करके देखना है। अगर उनका अच्छा रिज़ल्ट आता है तो हम उसे कमर्शलाइजेशन कर सकते हैं। सो ये सारी टेक्निक है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएंट्स। हमने एक ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स लिए हैं जिसमें सोमेटिक सेल्स लिए हैं जिसमें वेरिएशन थी। वेरिएशन कौन सी थी, उसमें टॉलरेंट कैपेबिलिटी थी। बाकी सेल्स में टॉक्सिन टॉलरेंट कैपेबिलिटी नहीं थी, बट उन सोमेटिक सेल्स में टॉलरेंट कैपेबिलिटी थी, जिससे हमने पूरा का पूरा प्लांट बनाया।
इसलिए इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएंट्स। नेक्स्ट टेक्निक डिस्कस करेंगे बच्चे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड। जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड बायोटेक्नोलॉजी में हम डिटेल में करेंगे, बट इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, वही आइसोलेट द डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन। कोई भी सुटेबल ऑर्गेनिज्म से हम कोई भी सुटेबल पर्टिकुलर डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे उसको। उसके बाद उस डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन को एक सुटेबल वेक्टर में, यानी कि वेक्टर क्या होता है, एक अलग छोटा सा डीएनए का पार्ट होता है, उसमें हम इंसर्ट कर देंगे। अब डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन प्लस सुटेबल वेक्टर दोनों क्या हो गए, कंबाइन हो गए, ज्वाइन हो गए, और क्या प्रोड्यूस करेंगे दोनों मिलके, रिकम्बिनेंट डीएनए। अब हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बना लिया। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करेंगे, किसी भी प्लांट सेल में इंसर्ट कर देंगे। प्लांट सेल के अंदर जाके वो क्या करेगा, रिकम्बिनेंट डीएनए उसके प्लांट सेल के जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब रिकम्बिनेंट डीएनए जब प्लांट सेल के जीनोम के साथ अटैच हो गया तो उस समय हम उन सेल्स को क्या करेंगे, कल्चर मीडियम में ग्रो करेंगे, न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम में हम ग्रो करेंगे, और सिर्फ उसी सेल को हम ग्रो करने देंगे जिसमें रिकम्बिनेंट डीएनए है जो वो प्लांट सेल के जीनोम में अच्छी तरह से अटैच हो गया, ज्वाइन हो गया। अगर वो रिकम्बिनेंट डीएनए ज्वाइन नहीं हुआ तो हम उस प्लांट सेल को ग्रो नहीं होने देंगे। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू हम उन प्लांट सेल को ग्रो कर लेंगे जिसमें परफेक्टली वे से वो जीन चला गया है। उसके बाद छोटा सा प्लांट बन जाएगा, और वो छोटे से प्लांट को वैसे ही हम पोट में पहले रखेंगे, फिर फील्ड में रखेंगे, और फिर उनको टेस्ट करेंगे अलग अलग लोकेशंस पे डिजीज़ रेजिस्टेंट के लिए, जिसे हम एग्रोनॉमिक ट्रायल बोलते हैं, अलग अलग सीज़न में। और फिर परफेक्टली अगर वो सारे टेस्ट पास कर देता है तो हम उसे कमर्शलाइजेशन कर देंगे। तो इस तरह ये मेथड है जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड, जिससे हम डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम कुछ वेज डिस्कस करेंगे जिसमें हम प्लांट्स में पेस्ट रेजिस्टेंट प्रोड्यूस करेंगे। पेस्ट रेजिस्टेंट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चे, इंसेक्ट रेजिस्टेंट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लांट्स के कुछ करेक्टर चेंज करके। जैसे कि प्लांट के हमने कुछ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर चेंज कर दिए, मॉर्फोलॉजिकली हमने डेवलप कर दिए उसमें करेक्टर, जैसे कि हेयरी लीव्स। कॉटन में हम कॉटन के जो प्लांट के लीव्स हैं उसको हेयरी बना दिए। हेयरी होने की वजह से इंसेक्ट क्या कर सकते हैं, पेस्ट क्या कर सकते हैं, उनसे दूर रहेंगे। या फिर हमने वीट के भी लीव जैसे क्या बना दिए, हेयरी बना दिए। ऐसे ही जो हम हेयरी लीव्स बनाते हैं, उन्होंने बोला कि जेसिड बीटल उसमें डेवलप नहीं हो सकती, वो अपने आप क्या हो जाती है, दूर चली जाती है, उससे रेजिस्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि जो वीट है उसकी स्टेम को सॉलिड कर देना। अगर हम वीट की स्टेम को सॉलिड कर देंगे तो डेफिनेटली जो स्टेम बोरर इंसेक्ट होंगे वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे वीट प्लांट का, क्योंकि वीट की प्लांट की स्टेम आगे क्या हुई है, सॉलिड हुई है, वो उसमें बोर नहीं कर सकेंगे। सो इस तरह से हम स्टेम बोरर इंसेक्ट और स्टेम बोरर पेस्ट से वीट को सेव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्या है बच्चे, अगर हम प्लांट्स में बायोकेमिकल करेक्टर जो हैं वो कुछ चेंज कर देंगे तो वही प्लांट इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट बन जाएंगे। कैसे, उन्होंने बताया कि मेज प्लांट है, अगर हम मेज प्लांट में हाई एस्पार्टिक एसिड इंट्रोड्यूस कर दें और लो नाइट्रोजन और शुगर कंटेंट इंट्रोड्यूस कर दें, ये वाले जीन इंट्रोड्यूस कर दें, तो मेज प्लांट जो है स्टेम बोरर इंसेक्ट और पेस्ट से रेजिस्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से हम बायोकेमिकल करेक्टर चेंज करके मेज के प्लांट को स्टेम बोरर से क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्मूथ लीव एंड नेक्टरलेस कॉटन प्लांट। अगर हम कॉटन प्लांट में उसके जो लीव है उसको स्मूथ करेक्टर दे दें और उसके नेक्टरलेस बना दें कॉटन प्लांट को, तो डेफिनेटली बॉल वॉर्म जो होते हैं वो कॉटन प्लांट से दूर रहेंगे, रेजिस्टेंट हो जाएगा कॉटन प्लांट बॉल वॉर्म से। सो इस तरह से हम बहुत सारे इंसेक्ट और पेस्ट से प्लांट को क्या बना सकते हैं, रेजिस्टेंट बना सकते हैं, उसके मॉर्फोलॉजिकल कुछ उसके बायोकेमिकल करेक्टर को चेंज करके। यहाँ पे कुछ वैरायटीज़ दी हुई हैं पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़, कैसे ब्रासिका की प्लांट दिया हुआ है, कौन सी, पूसा गौरव है, एफिड पेस्ट से रेजिस्टेंट बनाया है हमने, फ्लैट बीन पूसा सेम बोलते हैं इसको, साइंटिफिक नेम है इसका, जेसिड और एफिड से हमने इसको रेजिस्टेंट बनाया है, ओकरा पूसा स्वनी बोलते हैं जिसमें हमने शूट और फ्रूट बोर से इसको क्या बनाया है, रेजिस्टेंट बनाया है। सो ये हमने डिस्कस करी थी पूरी की पूरी प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक्स, उसके फर्दर आगे बहुत अलग अलग मेथड्स, इंसेक्ट रेजिस्टेंट मेथड डिस्कस करें हमने, डिजीज रेजिस्टेंट मेथड डिस्कस करे हैं, बहुत कुछ आपने सीखा बच्चे इस वीडियो से। सो प्रॉपरली नोट्स प्रिपेयर करना और लर्न करना। गुड लक।